नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15 अर्थात बहुलक या पॉलीमर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में से सबसे इजी चैप्टर इसी को मानते हैं और जो कमज़ोर बच्चे जिनको ये लगता है कि कहीं हम केमिस्ट्री में फेल ना हो जाए उनके लिए चैप्टर है वो संजीवन बुट्टी की तरह कार्य करेगा। तो बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा अगर आप फोकस बना के रखोगे कंटिन्यू 5-7 दिन की इन क्लासों में तो ये चैप्टर आपको आपकी अंगुलियों पर याद होंगे। काफ़ी ईजी है, बस जुड़े रहो, पढ़े रहो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कि अगर जी तोड़ मेहनत करोगे तो रिकॉर्ड तोड़ सफलता आपको मिलेगी। इसी के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 15 अध्याय अपना कौन सा है, यहाँ लिखते अध्याय 15 जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक, इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीमर। क्या लिखा है, बहुलक या पॉलीमर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बहुलक मतलब छोटे छोटे अणुओं को मिलाने पर जब एक बड़ा अणु बनता है उस अणु को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहा जाता है। तो छोटे छोटे अणु मिलकर जब उच्च अणु भार वाले एक बड़े अणु का निर्माण करता है वह अणु क्या कहलाएगा, बहुलक। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे ये दीवार बनी है, पीछे दीवार होगी बोर्ड के, तो जो दीवार बनी है वो ईंटों से बनी है, तो जो ईंटों को मिला के हमने एक दीवार बनाई, वो दीवार क्या कहलाएगी, बहुलक। तो छोटी सी बात याद करनी है कि वे उच्च अणुभार वाले यौगिक जो छोटे छोटे अणुओं के मिलने से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुलक। और बहुलक में जो अणु भाग लेते हैं, तो जो छोटे छोटे अणु भाग ले रहे हैं उन अणुओं को बोलते हैं एकलक, मोनोमर। और बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकीकरण या बहुलकन कहलाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले हम स्टार्ट करें क्या, बहुलक। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे उच्च अणुभार वाले, क्या लिखा है, वे उच्च अणुभार वाले यौगिक जो छोटे छोटे अणुओं के संयुक्त होने से बनते हैं। वे उच्च अणुभार वाले यौगिक जो छोटे छोटे अणुओं के संयुक्त होने से बनते हैं उन्हें बहुलक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। अब बहुलक के निर्माण में जिन छोटे छोटे अणुओं का उपयोग किया जाता है, होता है उन्हें हम एकलक अर्थात मोनोमर कहते हैं। बहुलक के निर्माण में प्रयुक्त छोटे छोटे अणुओं को एकलक अर्थात मोनोमर कहते हैं। ठीक, इसके बाद एकलक होगा तो एकलक जोड़ के क्या बनाते हैं, बहुलक। तो एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया आपकी बहुलकीकरण या बहुलकन कहलाती है। तो लिख सकते हैं कि एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया, क्या लिखा है, एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकीकरण या बहुलकन या पॉलीमेरिशंस कहते हैं। ये तीनों टर्म्स मैंने लिखा दिए जो पूछ ली जाती है। क्लियर है।
अभी कोई यहाँ से मैं छोटी सी बात तो समझाऊँ। अगर आप भी हैं क्लास 12th में और करना चाहते हैं टॉप, तो MK बूस्टर लाए आपके लिए टॉपर बैच। जैसा इस बैच का नाम है वैसा ही इसका काम है। MK बूस्टर से पढ़कर बहुत से बच्चे टॉप कर चुके हैं। अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इनमें से कुछ फीचर आप सुन लीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन शॉट वीडियो, वीकली डाउट क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्री बोर्ड एग्जाम। ऐसे तमाम फायदे इस बैच में मिलेंगे। यह बैच आपको MK बूस्टर ऐप पर बिल्कुल कम कीमत पर मिलने वाला है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें MK बूस्टर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस शब्द को समझे कि यहाँ मैंने क्या लिखा आपका भावलक। भावलक को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्द, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है क्या? अनेक। पॉली का मतलब होता है अनेक, और मर का मतलब होता है भाग या इकाई। तो अनेक भाग या इकाई मिलकर जो बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भावलक कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि छोटे छोटे अणु मिलकर जब एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उस अणु को हम भावलक कहते हैं। और भावलक के निर्माण में जिन छोटे अणुओं का प्रयोग किया जाता है उसे आप क्या कहोगे? एकलक। और एकलक से भावलक बनने की प्रक्रिया, एकलक से भावलक बनने की प्रक्रिया क्या लिखा मैंने कि एकलक से भावलक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भावलकन कहलाती है। एक छोटी सी और बात याद करनी है कि ये जो भावलक के अणु होते हैं इनका अणुभार 10⁻³ से 10⁻7 U तक होता है, जिनको बृहद अणु कहते हैं। एक लाइन लिख सकते हैं, भावलक वे बृहद अणु होते हैं। क्या लिख रहे हैं? भावलक वे बृहद अणु होते हैं। भावलक वे बृहद अणु होते हैं जिनका द्रव्यमान 10⁻³ से 10⁻7 U। द्रव्यमान को किसमें U से रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनिफाइड मास। जिनका द्रव्यमान 10⁻³ से 10⁻7 U होता है इन्हें बृहदाणु अर्थात मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। कि भावलक वे बृहद अणु होते हैं जिनका द्रव्यमान कितना? 10⁻³ से 10⁻7 U तक होता है, इन्हें बृहदाणु भी कहते हैं। एक चीज़ और याद करनी है कि भावलक में क्या होता है कि जब भावलक में जब एकलक के अणु आपस में जुड़ते हैं तो एकलक के अणु जुड़ने से भावलक का निर्माण होगा। तो एकलक की जो इकाइयाँ होती है, एकलक जो इकाइयाँ होती है वो आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। कौन से बंध के द्वारा? सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं, इधर स्पेस बचा नहीं है कि भावलक में एकलक इकाइयाँ आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ी होती है। भावलक में एकलक इकाइयाँ आपस में कौन सी बंध के द्वारा? सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कभी सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भावलक या पॉलीमर किसे कहते हैं? तब भाव मतलब बहुत सारे, लक मतलब जुड़ना। तो वे उच्च अणुभार वाले यौगिक, क्या लिखा है? वे उच्च अणुभार वाले यौगिक जो छोटे छोटे अणुओं के संयुक्त होने से बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? भावलक कहेंगे। दूसरी बात, भावलक के निर्माण में जो छोटे छोटे अणु भाग लेंगे उनको आप क्या कहोगे? एकलक कहोगे। और एकलक से भावलक बनने की प्रक्रिया, भावलकीकरण या भावलकन कहलाती है।
क्लियर है बात। इसके बाद ये याद करना कि भौलक, ये जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, पॉलीमर। पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक तो पॉली और दूसरा किससे बना, मर से। पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक, मर का मतलब भाग या इकाइयाँ। तो भौलक शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखे तो अनेक एकलक इकाइयाँ आपस में जोड़ के जब बड़ा अणु बनाएंगे तो उसको आप क्या कह सकते हो, भौलक कह सकते हैं। तो भौलक वे वह अणु होते हैं जिनका द्रव्यमान, ये याद कर लेना, भौलक अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, कम से कम 10⁻³ से 10⁻⁷ U तक होता है। 10⁻³ से 10⁻⁷ U तक होता है। और इन्हें वहदाणु अर्थात मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये एक चीज़ और याद करनी है कि भौलक में जो एकलक इकाइयाँ होती है, भौलक में जो एकलक इकाइयाँ होती है वो आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ी होती है, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। भौलक में जो एकलक इकाइयाँ होती है वो आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ी होती है, तो आंसर क्या होगा, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद भौलक का वर्गीकरण दिया हुआ अलग अलग प्रकार से उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो उम्मीद है आपने ये सब नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया साथ में। और अगर आपको क्लास बिल्कुल भी समझ में आ रही है थोड़ी बहुत भी, तो अपने जितने भी साथी हैं उन सब तक इसको शेयर करें। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैप्टर को पढ़ने इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। अब आते हैं एक एग्जाम्पल समझते हैं कि देखो यहाँ हम लिख रहे हैं कि एग्जाम्पल पढ़ रहे, यहाँ मैंने लिखा एथीन से पॉलीथीन का निर्माण। समझ रहे यहाँ से क्या लिखा मैंने, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण। किसकी बात की है मैंने, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण। अब देखो कि पॉलीथीन क्या है, भौलक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पॉलीथीन क्या है आपका, भौलक है। एथीन से पॉलीथीन बन रहा है, अर्थात इसका मतलब ये एथीन क्या है, पॉलीथीन की एकलक इकाई क्या होगी, एथीन होगी। एग्जाम्पल ये है, बहुत चीज़ें आएगी अभी इसके अंदर। तो एथीन से पॉलीथीन का निर्माण, भौलक का निर्माण करना है। अब सबसे पहली बात, हमें किसका फॉर्मूला आना चाहिए, एथीन का। तो आप सब जानते हो एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को आप क्या बोलते हो, एथीन बोलते हैं, ठीक है। अब एथीन का हम क्या करेंगे, भौलकीकरण करेंगे। अब सीधी बात है, जब भौलक बनाएंगे तो हमें एक अणु की आवश्यकता तो होगी नहीं, हमें बहुत सारे अणु चाहिए। तो बहुत सारे अणु का मतलब क्या है कि इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। क्या लगा दिया, एन लगा दिया। क्लियर होगी बात। अब एन लगा दिया तो अब जब इसका भौलकीकरण होगा तो ये बीच का डबल बॉन्ड है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा तो एक वैलेंसी इधर जाएगी और दूसरी वैलेंसी इधर। अब दोनों वैलेंसी फ्री हो गई तो एक अणु इधर जुड़ेगा, दूसरा अणु उधर, उसके आगे अणु। तो इसमें क्या होगा, जब हम इनका भौलकीकरण करते हैं, जब हम इसका भौलकीकरण करते हैं तो बीच का डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 बॉन्ड CH2। ऐसे अणु बनेंगे और इन अणुओं की ये वैलेंसी फ्री होती है तो ये अणु आगे पीछे जुड़ते हुए लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। अब कितनी बनेगी, तो एन लिया है तो इसको यहाँ से कॉस्ट में बन करके क्या निकल लगा दिया, एन। तो ये आपका क्या बन गया, पॉलीथीन। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पॉलीथीन बहुलक की एकलक इकाई क्या होती है, एथीन। तो एथीन के बहुलकीकरण से किसका निर्माण हो गया, पॉलीथीन का। तो जब हम एकलक इकाई से बहुलक का निर्माण करते हैं तो अगर बीच में उनका डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक वैलेंसी इधर जाएगी, दूसरी वैलेंसी इधर, और फिर वैसे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते जाएंगे। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं इसका। एग्जांपल बात करें, वाइनिल क्लोराइड। क्या लिखा है, वाइनिल क्लोराइड से वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण। वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण। देखो नॉर्मली एक सीधी बात है, अगर किसी के नाम के आगे पॉली लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, पॉली लिखा है, इसका मतलब देखो पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पहली बात तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं PVC,
पॉली वाइनिल क्लोराइड को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीवीसी। अगर आपने जो पॉलीथीन के बारे में तो आप जानते हो, बात करने की जरूरत नहीं है। पीवीसी क्या होता है, जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का जो आवरण होता है वो पीवीसी का बना होता है। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, ये तो क्या आपका बहुलक है, क्या है, बहुलक। तो अब इस बहुलक का निर्माण किससे हो रहा है, वाइनिल क्लोराइड से। तो ये इसकी क्या हो गई, एकलक इकाई, एकलक इकाई हो गई। तो प्रश्न आता है पीवीसी का पूरा नाम, पीवीसी का पूरा नाम, तो क्या लिखोगे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाई क्या होती है, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। अब क्या होता है कि आप इसका निर्माण तब कर पाओगे जब हमें इनकी संरचना है, जब हमें इनकी क्या है, संरचना। एक चीज़ बता रहा हूँ, दो नाम आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री आप जब भी पढ़ोगे, एक शब्द आपका आएगा वाइनिल, एक आएगा एलिल। वाइनिल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी, CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी, इसको वाइनिल बोलते हैं। और एलिल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आपका। तो ये शब्द आपकी क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या लिखा, वाइनिल का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और वैलेंसी फ्री है। अब आपको क्या दिया, वाइनिल क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl। तो सीधी सी बात है, इस वैलेंसी पर आपको क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है। इस वैलेंसी पर आपको क्या जोड़ना है, तो सीधी सी बात है क्या जोड़ेगा, Cl। तो देखो वाइनिल का फॉर्मूला क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब वो तो अपनी इच्छा है कि हम इस वैलेंसी को आगे जोड़े या नीचे जोड़े, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड टूटेगा तो हम एक वैलेंसी इधर दर्शाएंगे और दूसरी इधर। तो इस कारण से Cl को मैंने कहाँ जोड़ दिया, Cl। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, वाइनिल क्लोराइड का। जब भी आपको सूत्र लिखते हो तो हो सके तो उसका नाम नीचे जरूर लिखिए। तो इसका क्या नाम हो गया आपका, वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम दिया मैंने, वाइनिल क्लोराइड। अब सीधी बात है, जब हम इनका बहुलकीकरण करेंगे तो हमें इसके कितने अणु की आवश्यकता होगी, n अणु के। कितने अणु की आवश्यकता होगी, n अणु, मतलब बहुत सारे अणु की आवश्यकता होगी। अब क्या होगा इसका बहुलकन, जिसको आप क्या बोलते हो, बहुलकीकरण। तो तरीका क्या था, बीच वाले डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो क्या बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 CH, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है। अब वो एक डबल बॉन्ड टूटा तो एक लाइन इधर आ गई और एक लाइन इधर, कितने अणु होंगे इससे, n। तो ये आपने वाइनिल क्लोराइड लिया तो आपका क्या बन गया, PVC। क्या बन गया, PVC, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो हमने बहुलक के दो एग्जाम्पल यहाँ से लिए हैं। फिर से रिपीट करते हैं कि पहले हमने पढ़ा था बहुलक क्या है, इसकी एकलक इकाई क्या होती है, छोटी मोटी बातें पढ़ी थी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो हमने क्या पढ़ा था, पॉलीथीन। क्या पढ़ा था, पॉलीथीन। तो याद होना चाहिए पॉलीथीन की एकलक इकाई क्या होती है, एथीन। क्या होती है, एथीन। तो एथीन से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। निर्माण के समीकरण मैंने बता दी। अब माइंड में फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, एथीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। अब बात करें दूसरा बहुलक कौन सा आपका, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या होगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाई का नाम क्या होता है, वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड से आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, PVC। क्या बोलते हैं, PVC। और इसकी संरचना क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे क्या जोड़ दोगे, Cl। ये वाइनिल क्लोराइड। तो ये दो मैंने एग्जाम्पल बता दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। और ये अलग से आप नोट कर लेना कि वाइनिल का मतलब, जब भी वाइनिल शब्द आए, क्योंकि बार बार वाइनिल शब्द अपने यहाँ पर आएगा, तो वाइनिल का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH होगा। और एलील शब्द आता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके आगे
बहुलक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर, और इसके 3-4 प्रकार दे रखे, उसमें नंबर 1 पढ़ेंगे उद्गम या स्रोत के आधार पर बेस्ट एंड सोर्स। तो इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। अब देखो हम आगे बात करें। अब देखो इसके बाद अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे बहुलक का वर्गीकरण, बहुलकों का वर्गीकरण। क्या लिखा है? बहुलकों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। बहुलकों का वर्गीकरण, अलग अलग प्रकार से इनका वर्गीकरण दे रखा है। वर्गीकरण में डेफिनेशन ही, इनके एग्जाम्पल याद करने होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है आपका उद्गम या स्रोत के आधार पर। नंबर 1 पर हम क्या लिख रहे हैं? उद्गम या स्रोत के आधार पर। तो बेस्ड ऑन सोर्स, उद्गम या स्रोत के आधार पर। अब देखो उद्गम या स्रोत के आधार पर हमने बहुलक को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये क्लियर होना चाहिए। उद्गम या स्रोत के आधार पर हमने बहुलक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें नंबर 1 हम लिखते हैं प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक अर्थात नेचुरल पॉलीमर। पहला क्या हो गया आपका? प्राकृतिक बहुलक, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरा आपका आता है संश्लेषित, या जिसको आप क्या कह सकते हो? कृत्रिम बहुलक। संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक, तो सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा क्या है? संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। और तीसरा आता है आपका यहाँ पर नंबर 3 अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित का मतलब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो सबसे पहले आपके माइंड में क्या बात क्लियर होनी चाहिए कि उद्गम या स्रोत के आधार पर, उद्गम या स्रोत के आधार पर बहुलक को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कितने में? 3 में। पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक, और तीसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या लिखा है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो अब देखो बात करें तो बिल्कुल माइंड में एकदम फिक्स हो जानी चाहिए कि उद्गमी या स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब जो क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा एग्जाम में, जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करेंगे? वो 5-6 बहुलक देंगे। आप कहेंगे कि इनमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक कौन सा है, और अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन सा है। देखो प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो नाम से वे बहुलक जो प्रकृति में जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वे बहुलक जो प्रकृति में जीव जंतु व पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो बहुलक क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक बहुलक। जैसे आपका प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, रबड़ है, वो सब कौन से बहुलक होंगे? प्राकृतिक बहुलक। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे बहुलक जो प्रकृति में जीव जंतु, वे बहुलक जो प्रकृति में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वे बहुलक जो प्रकृति में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक
बहुलक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। उदाहरण बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सीधी बात है कि प्रकृति से अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो वो प्राकृतिक बहुलक में आएगी। और विशेषकर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोटीन। पता है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? कमेंट से बता दीजिए। दूसरा आपका सेल्यूलोज। देखो इसको सेल्यूलोज बोल दे, स्टार्च, रबड़। तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रबड़, ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक। क्या है? प्राकृतिक बहुलक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि वे बहुलक जो प्रकृति में जीव जंतु व पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, रबड़। अब देखो आगे संश्लेषित बहुलक। ये कृत्रिम बहुलक में क्या होंगे? ये बहुलक प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। तो संश्लेषित बहुलक के लिए क्या होंगे कि वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं। क्या लिखा है? वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं तथा उन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं तथा उन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है, उन्हें संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, इस चैप्टर नंबर 15 में हम जितने भी बहुलक पढ़ेंगे वो लगभग कौन से होंगे? आपके कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, जैसे हम बोलते हैं प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के रूप में देखें तो कृत्रिम बहुलक हम किससे बनाते हैं? प्लास्टिक का निर्माण पॉलीथीन के रूप में हो गया। एक पॉलीथीन का एक प्रकार की प्लास्टिक है। दूसरा एक हम पढ़ते हो आप संश्लेषित रेशे। तो संश्लेषित रेशों में सबसे ज़्यादा फेमस जो रेशा होता है वो होता है आपका नायलॉन 66। बड़े ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक के उदाहरण, जैसे पॉलीथीन है वो प्लास्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं, नायलॉन 66 है उनको रेशे के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संश्लेषित रबड़, तो इसका सबसे अच्छा संश्लेषित रबड़ का अच्छा एग्जाम्पल आता है आपका ब्यूना एस। क्या लिखा है? ब्यूना एस। जगह नहीं है तो बड़ा थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम। देखो संश्लेषित रबड़ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ब्यूना एस आ गया होगा, ब्यूना एस। तो ये एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा पॉलीथीन, नायलॉन 66 और ब्यूना एस, ये सब क्या है? संश्लेषित या कृत्रिम रबड़, कृत्रिम बहुलक है। और इस चैप्टर में हम जितने भी बहुलक पढ़ेंगे वो सब इसी प्रकार के होंगे। बस यहाँ मैंने कैटेगरी लिख दी, जैसे ब्यूना एस क्या है? एक संश्लेषित रबड़ है। नायलॉन 66 क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। और पॉलीथीन क्या है? संश्लेषित प्लास्टिक है। अगला अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं बेटा? वे बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं लेकिन उनके गुणों में उनकी क्वालिटी डाउन होती है, तो प्रयोगशाला में उनके गुणों में सुधार किया जाता है, उनके गुणों में वृद्धि की जाती है। तो प्राप्त प्रकृति में हुआ लेकिन थोड़ा सा हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। वो बहुलक क्या कहलाएंगे? आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ये लिख देते हैं कि वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, एक ही बात है। तो वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन
प्रयोगशाला में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, लेकिन प्रयोगशाला में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनके गुणों में सुधार किया जाता है। लेकिन प्रयोगशालाओं में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, प्रयोगशाला में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनके गुणों में सुधार किया जाता है, वृद्धि की जाती है, इनके गुणों में सुधार किया जाता है। इन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? अर्ध संश्लेषित बहुलक, मतलब आधा प्रकृति से थोड़ा हमने इसको चेंज कर दिया। इसके दो एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रहे कि वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है किसके? अर्ध संश्लेषित बहुलक के। एक तो आपको याद करना है सेल्यूलोस एसीटेट। क्या लिखा है मैंने? सेल्यूलोज एसीटेट। और ध्यान रखना, इस सेल्यूलोज एसीटेट को ही हम क्या बोलते हैं? रेओन। ये एक प्रकार का रेसा ही होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो सेल्यूलोज एसीटेट मतलब रेओन। एक आपका आता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। क्या लिख रहे हैं? सेल्यूलोज नाइट्रेट, जिसका प्रयोग गन कोटिन के रूप में किया जाता है। किसमें? गन कॉटन। क्या लिख रहा हूँ? गन कॉटन। क्या लिखा है? गन कॉटन। तो बिल्कुल, अब देखो डेफिनेशन इनकी इजी है, तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। इनके एग्जाम्पल आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए और इस एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात करें, पहली बात आपकी क्लियर में, पहला स्क्रीनशॉट आप ले लें इनका। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो आगे बात करें। बहुलकों का वर्गीकरण किया कि अलग अलग आधार पर इनका वर्गीकरण, जैसे उद्गमीय स्रोत के आधार पे, दूसरा पढ़ेंगे संरचना के आधार पे, तीसरा आएगा आणविक बलों के आधार पे, चौथा आएगा बहुलकन या बहुलकीकरण की क्रियाविधि के आधार पे। तो पहले हमने बात की है उद्गमी या स्रोत के आधार पे। उद्गमी या स्रोत के आधार पे इन बहुलकों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 3 में। पहला हमने क्या लिखा? प्राकृतिक बहुलक। डेफिनेशन आप याद कर लोगे, बिल्कुल एग्जाम्पल याद होना चाहिए। प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रबड़, ये सब क्या? प्राकृतिक बहुलक है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम संश्लेषित, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम बहुलक। संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीथीन, नायलॉन 66 और ब्यूनाइस। और तीसरा हमने पढ़ा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो ये एग्जाम्पल विशेष कर, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्ध संश्लेषित में एक तो याद करना सेल्यूलोस, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेओन। सेल्यूलोज एसीटेट क्या बोलेंगे इसको? रेओन। दूसरा सेल्यूलोस नाइट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? गन कॉटन। तो ये बहुलकों का वर्गीकरण का पहला टॉपिक है जो हमने आज स्टार्ट किया था। तो आज की इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 बहुलक अर्थात पॉलीमर स्टार्ट किया था। और उम्मीद है कि इतनी जो चीज़ें पढ़ी है वो बिल्कुल आपके माइंड में फिट बैठी होगी। और विशेषकर जो मेरी कोशिश होती है कि ऑनलाइन क्लास को इस प्रकार से पढ़ाई जाए, ऑफलाइन क्लास की तरह, कि क्लास जैसे आप जब क्लास में साथ में पढ़ रहे हो, नोट कर रहे हो, उसी के साथ आपको ये चीज़ें याद हो जाए। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कल की क्लास में हम बात करेंगे जो आगे का वर्गीकरण है, संरचना के आधार पे, आणविक बलों के आधार पर, बहुलकन के आधार पे, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।